करेंगे अहम खबर के साथ जो कि आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज नहीं है। पाटिल ने पंकजा के बीजेपी छोड़ने की खबर को बेबुनियाद करार दिया है। पाटिल ने यह भी कहा कि पंकजा मुंडे किसी और पार्टी में जाने के बारे में सोच भी नहीं रही। तो आपको बताएं बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, बल्कि वजाहत की है कि पार्टी लीडर पंकजा मुंडे पार्टी से नाराज नहीं है। चंद्रकांत पाटिल ने पंकजा मुंडे के बीजेपी छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है और ये भी कहा है कि वो किसी और पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रही। मुंडे कुछ अलग विचार कर रही है, इस प्रकार की अफवाहें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और कुछ अखबारों में, कुछ टीवी में चल रही है। स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी ने जब वो महाविद्यालयीन विद्यार्थी थे तब से लेकर अपने मृत्यु तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के और व्यक्तिगत जीवन के भी सभी चढ़ उतारों में अलग विचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप है, जो कुछ लोगों की मेहनत के कारण है, उसमें स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी मुंडे यह एक अहम भूमिका उनकी रही है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित रॉय। अमित, क्या कुछ खबरें जो गश्त कर रही थी अब चंद्रकांत पाटिल ने उन पर विराम लगा दिया है? पंकजा मुंडे की तरफ से क्या कुछ खबर? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो है एक भावनात्मक पोस्ट लिखा था, उससे कहा था कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अब बदलाव करने का समय आ गया है। 12 तारीख को जो है गोपीनाथ मुंडे जी का जन्मदिन है और उस समय जो है वो फैसला करेंगे आगे उन्हें कहाँ जाना है। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो शिवसेना जो है ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि आज जब संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाजिक में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शिवसेना के टच में है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो अंदर खाने खबरें ये आ रही थी कि पंकजा मुंडे जो अपने चचेरे भाई जो है उनके द्वारा इस बार चुनाव में हार गई थी और इसका टीकरा जो है उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर देवेंद्र फडणवीस से ही बोला था कि फडणवीस ने जानबूझकर जो है पंकजा मुंडे को हराया था और उनके चचेरे भाई जो है उनको जो है जिताया गया था उनके सामने। इसको लेकर काफी नाराजगी, और आपको याद होगा कि जब अजीत पवार के साथ फडणवीस ने जो है शपथ ले ली थी, उसमें भी उनके जो चचेरे भाई हैं जो एनसीपी में है उनका अहम रोल माना जाता है कि ये जो बैठकें हुई थी अजीत पवार और फडणवीस की बीच, वो बैठक जो है उन्होंने ही करवाई थी। इसको लेकर नाराजगी, हालांकि बीजेपी साफ तौर से कह रही कि ये सारी खबरें जो है गलत हैं और पंकजा मुंडे कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनके पिता ने पार्टी को खड़ा किया है और उनके जाने के बाद पूरा सहयोग जो है पंकजा मुंडे ने पार्टी को दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 12 तारीख को जो है क्या फैसला लेती हैं पंकजा मुंडे। क्या इन सारी अटकलों में पूर्ण विराम लग गया है या जो खबरें आ रही हैं वो सच साबित होती हैं? जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर यूपी से, जहां यूपी हुकूमत ने दीनी मदारिस के इस्नाद के नाम तब्दील कर दिए हैं। जी हां, मुंशी, मौलवी और आलिम के इस्नाद के नाम बदल दिए गए हैं। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कदीम इस्नाद के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंशी और मौलवी इस्नाद को सेकेंडरी का नाम दिया गया, आलिम की सनत को सीनियर सेकेंडरी का नाम दिया गया। यानी कि मुंशी, मौलवी और आलिम की इस्नाद का वजूद खत्म हो गया है और योगी हुकूमत के फैसले को लेकर दीनी मदारिस हैरतज़दा हैं। तो बेहद अहम खबर यूपी से, जहां लगातार मदारिस पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। यूपी हुकूमत ने दीनी मदारिस के इस्नाद के नाम तब्दील कर दिए हैं। मुंशी, मौलवी और आलिम के इस्नाद के नाम बदले गए हैं। मुंशी और मौलवी इस्नाद को सेकेंडरी का नाम दिया गया, आलिम की सनत को सीनियर सेकेंडरी का नाम दिया गया है और इस फैसले से दीनी मदारिस हैरतज़दा हैं। और सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, क्या कुछ तफसीलात हैं बड़ी खबर दीनी मदारिस को लेकर? हिना, यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है दीनी मदारिस के लिए। मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो इमदाद याफ्ता मदारिस हैं उनकी तादाद तकरीबन 500 के करीब है और यूपी मदरसा बोर्ड जो माजी में अरबी पर्शियन बोर्ड हुआ करता था उसकी जो तारीख है तकरीबन 150 साल पुरानी है। तो ये उसकी जो असनाद की मुंशी, मौलवी, आलिम, ये तकरीबन 150 साल पुरानी असनाद है जिसका टाइटल बदल दिया गया है, जिसका नाम बदल दिया गया है
मुंशी को जो है सेकेंडरी दर्जा दिया गया है और मौलवी को भी सेकेंडरी क्लास का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से आलिम की जो डिग्री है जो बहुत वैल्यूबल मानी जाती है, जो हासिल करने वाले आलिम दीन कहलाते हैं, उनकी डिग्री का नाम बदल दिया गया है और सीनियर सेकेंडरी का नाम दिया गया है, यानी ये 12वीं क्लास के मसावी हो जाएगा। तो इस तरह से जो मुंशी, मौलवी, आलिम की जो असनाद थी उनके नाम बदल दिए गए हैं, उनके टाइटल बदल दिए गए हैं। अब ये महज 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के मसावी हो जाएंगे और इनके जो नाम होंगे वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाने जाएंगे। तो इस तरह से जो दीनी मदारिस के बच्चों की जो शिनाख्त होती है मुंशी, मौलवी और आलिम की, वो खत्म कर दी गई है। एक तरह से जो दीनी मदारिस से फारिग होने वाले जो आलिम हैं, जो मौलवी हैं, वो या जो मुंशी हैं, वो अपने नाम से अब नहीं जाने जाएंगे। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस सिलसिले में बाकायदा हुक्मनामा आ गया है? क्या कहीं से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये दीनी मदारिस के ताल्लुक से, उनकी शिनाख्त का मामला है। ना जितनी बड़ी खबर है उतनी बड़ी हैरत की बात ये है कि ये सिर्फ अभी सरकारी सतह पर जबानी तौर पर कहा गया है। वो अफसरान जो मदरसा बोर्ड से मुंसलिक हैं, जो अक़लियती उमूर से वाबिस्ता हैं या अक़लियती फहबूद महकमे से उनका ताल्लुक है, वो अफसरान ज़बानी तौर पर दीनी मदारिस को बता रहे हैं, मीटिंग करके बता रहे हैं कि ये डिग्रियों के नाम बदल दिए गए, असनाद के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। ये खबरें अखबारों तक में छप गई हैं, लेकिन उसका जो सोर्स है वो सरकारी सोर्स बताया गया है। तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन हुआ हो, कोई सरकारी सर्कुलेशन जारी हुआ हो, सर्कुलर जारी हुआ हो, ये अभी नहीं आया है। लेकिन यह है कि सरकारी अफसरान ने वो कैमरे के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्रियों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के नाम जी। तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। 9 दिसंबर से पहले किसी भी दिन नजरसानी की अर्जी दाखिल की जा सकती है, और ये कहना है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जफरयाब जीलानी का। फाइल तो होगी, किसी दिन भी हो सकती है 9 दिसंबर तक, जब तक हमारी लिमिटेशन है जी। ग्राउंड्स जो पहले दिन से हम बताते चले आ रहे हैं उनमें कुछ इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है, लेकिन बहुत से ग्राउंड्स हैं। 1-2 ग्राउंड हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहला ग्राउंड तो हमारा यही है कि सूट नंबर 5 कोर्ट ने डिक्री किया है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 1, दैट इज़ भगवान श्री रामलला। भगवान श्री रामलला विराजमान का आइडल जो मस्जिद में रखा गया है वो 22-23 दिसंबर सन 49 की रात में। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हिंदू लॉ के अनुसार जब कोई आइडल किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा जाए, मस्जिद जाहिर है आइडल की ज़मीन नहीं थी, वो चबूतरे में रखा हुआ था, तो वो वहाँ डीटी कैसे हो सकता है? और उसके लिए वहाँ डीटी होने के लिए शर्त पहली है कि जो डिवोटी हैं, जो उसका डेडिकेट करने वाला है, उसकी ज़मीन तो हो। ज़मीन तो मस्जिद की है, तो उसको कोर्ट ने डीटी मान लिया है। तो इस बात को हमारी समझ में नहीं आया है, लिहाजा पहला तो पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि भाई आप कोर्ट ने माना है कि हिंदू भी वहाँ पर अंदर के पोर्शन में, देखिए मामला अंदर के पोर्शन का है जहाँ बने हुए थे 3 गुंबद और अंदरूनी सहन, वहाँ पर पूजा करते रहे हैं। मुसलमानों से ज़्यादा पहले से उनकी एविडेंस है। तो अब हमारी समझ से ये बात नहीं आ रही है कि जब आइडल खुद रखा गया है वहाँ 49 में, तो उससे पहले उसकी पूजा वहाँ कैसे होती थी? उसकी पूजा हो रही थी वहाँ राम चबूतरे पर, तो अंदर कैसे उसकी पूजा हो सकती है जब वो था ही नहीं? तो कोर्ट की ये फाइंडिंग जो है वो हमारे लिहाज से जो एविडेंस है उसके अनुसार नहीं है, तो इसको हमें कोर्ट को पॉइंट आउट करना है। तो ये बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है, अपनी एप्लीकेशन लगाई कि इसमें ओपन कोर्ट की सुनवाई हो, और हमें उम्मीद है कि जब सबरीमाला की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो सकती है, जो कहीं ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट मैटर है इस मामले से, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि हाँ इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होना चाहिए।
तेलंगाना के शादनगर में खातून वेटरनरी डॉक्टर को जिंदा जला देने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। खातून डॉक्टर के कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। मुल्क भर में खवातीन सड़कों पर हैं। हैदराबाद में तलबा तंजीम ABVP ने मुलजिमीन को मौत की सजा देने की मांग की है। उन्होंने खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी मांग की है। लेकिन किस तरह का जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या है? क्या कानून? तो वो तो थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ वो प्रोसेस होगा ना। आप कोर्ट के प्रक्रिया, कोर्ट की प्रोसीजर के थ्रू ये होगा। ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर ही होगा। ये हैंग करना है, इसको जेल में नहीं रखना है, इसको निर्भया चट्टम इसका हैंग करना है। चार के चारों बलात्कारियों को तुरंत फांसी देनी चाहिए। वो लोग जीने के हकदार नहीं है। जो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हरकतें करते हैं, ऐसे लोग समाज में रहने के हकदार नहीं है। ऐसे लोग जीने के हकदार नहीं है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इंडियन पीनल कोड हमारी जिस तरीके की बातें कहती है, एक संवैधानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए हर एक छात्रा को। हमारा वही एकमात्र लक्ष्य है कि उनको फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। जनता में आक्रोश, और आपको मेरे पीछे की भीड़ में पीछे खड़ी हुई लड़कियों में देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है उनके अंदर आज इस बात को लेकर। और वहीं तेलंगाना के शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले में मुलविस मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। मुल्क भर में इसके खिलाफ लोग और खासकर खवातीन सड़कों पर हैं, तालिबात सड़कों पर हैं। दिल्ली में भी तलबा और दीगर तंजीमों ने जमकर एहतजाज किया है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे इन तलबा ने मुजरिमीन को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। देखिए, पार्लियामेंट में सरकार सो रही है। अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ। आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको दरिंदों को फांसी नहीं मिली। कैसे मान ले कि प्रियंका रेड्डी के जो दरिंदे थे उनको फांसी मिल जाएगी? आपने कानून में फांसी तो डाल दिया, लेकिन किसी को फांसी तो मिल नहीं रही। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जाते हो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास एक रात के लिए सारे आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठे कर देते हो। कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन रेपिस्ट के ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं क्या? हमारे सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं, रेप करके भाग जाते हैं। पूरा जुडिशियली सिस्टम चलता रहता है। 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लोग निर्भया के दरिंदों का वेट कर रहे हैं फांसी का, वैसे ही लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे होगा ये सब, इसका समाधान क्या है? मैं भी 18 की हूँ, और जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं, बेटा आप घर पहुँच गए हो सर? तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो सर। मैं फर्स्ट टाइम इसका पार्ट बनी हूँ, और मैं चाहूँगी कि हर लड़की अगर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, वो अवेयर हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छू के भी दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हक के लिए खुद लड़े। इन लड़कों से ज्यादा यार लड़कियाँ हो। बस सर, वी वांट जस्टिस। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अयोध्या तनाज़ा अराज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल। 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है। लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र थी, और अब ये अहम खबर कि अयोध्या तनाज़ा अराज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल की गई है। 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, काफ़ी अहम खबर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, मौलाना अरशद मदनी ने काफी पहले ही साफ कर दिया था कि इस मामले में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, और इस मामले में 2 सवाल जो थे, 2 अहम सवाल थे जो वो उन्होंने उठाए थे। खासतौर से इस फैसले पर जिस तरह से गैर मुतमईन नजर आ रहे थे, उसको लेकर के मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, उसमें ये कहा कि 1949 में जो गुंबद है, जो मेन गुंबद है, वहां पर जो मूर्तियां रखी गई 22-23 दिसंबर की रात को, वो गलत हुआ था, वो गैर कानूनी था। एक ये बिंदु था, एक ये नुक्ता है। और दूसरा, 1992 में जिस तरह से
जो मुतनाज़ जगह थी, जिसको बाबरी मस्जिद को पूरी जगह को गिरा दिया गया, ये क्राइम हुआ था, ये जुर्म हुआ था। तो इस बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि अगर वो मुजरिम है और उन्हीं को पूरी जमीन दे दी गई, उन्हीं को अलॉट कर दिया गया, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और आज ये 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये फाइल हो चुकी है और ये तमाम जो नुक्ते हैं वो उसमें उठाए गए हैं। और इसी तरीके से दफा 142 को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, उसको भी कई बुनियादों पर चैलेंज करने की कोशिश की गई है। तो अब ये रिव्यू पिटीशन है, मोहम्मद सिद्दीक जो इस बाबरी मस्जिद मामले में सीधे तौर पर फरीक थे, जमीयत उलमा उनकी तरफ से पैरवी करती आ रही थी, उनकी तरफ से ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और 5 बजे के करीब मौलाना अरशद मदनी सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर और अपने वकला लोग के साथ मीडिया से बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि रिव्यू पिटीशन, वो पहली रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गई है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसी हफ्ते रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कह रहा है। खुर्रम, सबसे अहम बात ये कि यूं ही ये रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं की गई है, काफी गौर-व-खौज हुआ है, मीटिंगें की गई हैं, लोगों से बातचीत की गई है और ये कहा गया कि ये हमारा आईनी हक है। इसी के बाद ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। देखिए, मुसलमानों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मान लेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो आखिरी नहीं है। आखिरी फैसला वो होगा जो रिव्यू पिटीशन और कोरेटिव पिटीशन जिसके इम्कानात हैं जिसमें जाने के अगर जाते हैं तो वो आखिरी फैसला वो होगा और उसको हम तस्लीम कर लेंगे। बहरहाल इस मामले में बहुत तरीके से बातचीत हुई, कई दिनों की मैराथन मीटिंग्स हुई हैं, वकीलों के साथ मीटिंग्स हुई हैं, खासतौर से जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे राजीव धवन, उनके साथ बातचीत हुई है। तो तमाम बुनियादों पर गौर खोज करने के बाद इस जो रिव्यू पिटीशन को दाखिल करने का फैसला किया गया है और उसके पीछे दलील यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी फैसला नहीं है, इसलिए कई मामलों में देखा गया है कि रिव्यू पिटीशन ने काफी काम किया है। जैसे सबरीवाला के मामले में भी अभी आपने देखा कि किस तरह से उसमें फैसले में तब्दीली आई है। तो इस मामले में भी रिव्यू पिटीशन का एक कानूनी जो हक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अयोध्या तनाज़ा राज़ी फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल की गई है। 217 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये नज़रसानी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना अरशद मदनी ने ये अर्जी दाखिल की है और जैसा कि खुर्रम बता रहे थे, मौलाना अरशद मदनी आज शाम इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर जानकारी भी मीडिया को देने वाले हैं। उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल मामला लोकसभा में भी मौजूए बहस ही रहा। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि ऐसे वाक़यात बयान करने के लिए अल्फाज तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बदतरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मामला उठाते हुए कहा कि इस्मत रेज़ी मामलों में रियासती हुकूमतों को सख्ती से काम लेना होगा। ये किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं, बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर,
बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। और राज्यसभा में ही जया बच्चन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an attachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. इस तरह की चीज़ें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched.